दोस्तों, शुरुआत में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं। आज भाजपा खुद अपने आप को चलाती है। ये बयान याद है ना आपको? लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का था, याद होगा। और ये बयान अचानक नहीं आया था। उस खींचतान का नतीजा था जो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच 3 से 4 साल से चल रही है। तो क्या आरएसएस चुनाव में भाजपा के साथ नहीं था? जवाब में संघ के प्रांतीय स्तर के एक पदाधिकारी कहते हैं कि बीजेपी चुनाव में आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी और आरएसएस किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ होता है। बीजेपी पीछे हटी, आरएसएस नहीं। ऐसा लगता है अब इन सारी बातों का जवाब आया है। एक एक करके वो बातें जो शायद मोदी या उनके समर्थकों और चाहने वालों को समझ ना आए, पसंद ना आए, क्योंकि एक तरह से वो सारी कटाक्ष है जो कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी सत्ता के नशे में चूर होकर भूल गए। लेकिन अब संघ ने जिम्मेदारी याद दिलाई है और साथ ही साथ नसीहत भी दी है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है कि मोहन भागवत ने भी जुबान खोली तो कब खोली? जब चुनाव हो गए, जब सरकार की अनदेखी से जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब आरएसएस भी चुप्पी साधे रही। लेकिन अब इनको भी सारी बातें और नसीहतें याद आ रही हैं, क्योंकि उस वक्त लगाम नहीं लगाई, क्योंकि आरएसएस भाजपा के समर्थक और सहयोगी दोनों नहीं हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। दरअसल हुआ यूं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत सोमवार 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए। यहां भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। भागवत के भाषण की 9 खास बातें। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का माहौल अलग है, ये उन्होंने कहा। नई सरकार भी बन गई है, ऐसा क्यों हुआ? संघ को इससे मतलब नहीं है। संघ हर चुनाव में जनमत को परिष्कृत करने का काम करता है, इस बार भी किया, लेकिन नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता। लोगों ने जनादेश दिया है, सब कुछ उसी के अनुसार होगा। क्यों, कैसे, संघ इसमें नहीं पड़ता। दुनिया भर में समाज में बदलाव आया है, जिसमें व्यवस्थागत बदलाव हुए हैं, और यही लोकतंत्र का सार है। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग क्यों चुने जाते हैं? संसद में जाने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है। संसद में 2 पक्ष क्यों होते हैं? ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। संसद में 2 पक्ष जरूरी हैं। देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्ष को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद में किसी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। जो लोग कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इस दिशा में आगे बढ़े हैं, उनको बीच इस तरह की सहमति बनाना मुश्किल है, इसलिए हमें बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरी प्रतिस्पर्धा इसी के लिए है, लेकिन इसे ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई है, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेगी। ये बात पता नहीं आरएसएस के मोहन भागवत ने तब क्यों नहीं कही, जब सारे सांसदों को संसद से बाहर निकाला जा रहा था। इतने सांसद बाहर निकल चुके थे और तब भी धड़ाधड़ कानून पास किए गए, कानून बनाए गए। तब पता नहीं आरएसएस की तरफ से इस तरह की बातें क्यों नहीं आई। पूरा देश उस वक्त देख रहा था कि किस तरह से विपक्ष को बाहर करके कानून पास किए गए। आगे उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से आरएसएस जैसे संगठनों को इसमें शामिल किया गया है। तकनीक का उपयोग करके झूठ फैलाया गया, सरासर झूठ। क्या तकनीक और ज्ञान का मतलब एक ही है? ऋग्वेद के ऋषियों को मानव मन की समझ थी, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि 100% लोग एकमत नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद जब समाज आम सहमति से काम करने का फैसला करता है, तो वह सहचित्त बन जाता है। बाहरी विचारधाराओं के साथ समस्या यह है कि वे खुद को सही होने का एकमात्र संरक्षक मानते हैं। आपको नहीं लगता कि आरएसएस के मोहन भागवत ने जो ये सारी बातें कही है, वो कहीं ना कहीं मोदी और उनकी जो पूरी भाजपा थी, जो पार्टी, जिस पार्टी से वो आते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है? उनकी जो कार्यप्रणाली पिछले 10 सालों में रही और अभी पिछले कुछ सालों में, हाल ही के सालों में जिस तरीके से उन्होंने मंत्रमुग्ध या
अपने आप में मुग्ध होकर के जिस तरीके से काम किए, जिस तरीके से उन्होंने जनता और विपक्ष को जिस तरीके से उन्होंने मान लिया था कि सामने कोई नहीं है, अकेला मोदी, एक अकेला, मैं स्वयं मोदी, इस तरह की बातें जब अहंकार से भरी उन्होंने की, तब मोहन भागवत की तरफ से ये बातें अगर आती तो शायद कुछ अच्छा हो पाता। चुनाव से पहले ये सारी बातें करने की थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब आई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जो धर्म और विचार आए, कुछ लोग अलग अलग कारणों से उनके अनुयायी बन गए, लेकिन हमारी संस्कृति को इससे कोई समस्या नहीं है। हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है, दूसरों का नहीं। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है, जो अपने काम पर गर्व करता है, फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। अब ये सारी बातें और भाजपा की कार्यप्रणाली या मोदी जी की कार्यप्रणाली को जरा आप कंपेयर करके देखेंगे तो समझ आएगा कि ये सारी बातें आखिर किसके लिए है और कितनी ऑपोजिट जा रही है। एक ऐसे देश की सत्ता के लिए जो लोकतंत्र पर टिका है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और उसके बारे में जिस तरीके से पिछले 10 सालों में काम हुआ है, जिस तरीके से पिछली मोदी सरकार, जो पिछला कार्यकाल उनका रहा है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या आरएसएस के मोहन भागवत ने ये जो सारी बातें कही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी कुछ बातें उन्हीं के ऊपर है? अगली बात भी आप सुन लीजिए, शायद आपको याद आएगा कि किस तरह से जो है एक राज्य पूरी तरीके से उसको भूल करके ये चुनाव लड़ा गया, किस तरीके से उसे ये एहसास दिलाया गया कि वो भारत का पार्ट है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा? 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इससे पहले 10 साल शांत रहा, और अब अचानक जो कलह वहां पर उपजी या उपजाई गई, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? प्राथमिकता देकर उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मणिपुर हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 50,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हमने अर्थव्यवस्था, रक्षा, खेल, संस्कृति, प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर ली है। पूरा विश्व चुनौतियों से मुक्ति के लिए किसी न किसी रूप में प्रयास कर रहा है और भारत ही इसका समाधान दे सकता है। अपने समाज को इसके लिए तैयार करने के लिए स्वयंसेवक संघ शाखा में आते रोटी बेटी सब प्रकार के व्यवहार होने दो, लेकिन जो बाहर की विचारधारा आई है या उनकी प्रकृति ऐसी थी, हम ही नहीं बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है ये सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाइयत क्या है सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रांता आए, आते समय अपना तत्व ज्ञान भी लेकर आए, और यहाँ के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयायी बन गए। ठीक है, अब वे लोग चले गए, उनके विचार रह गए, उनको मानने वाले रह गए। विचार वहां के यानी बाहर के हैं तो यहाँ की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के विचारों में जो हम ही सही बाकी सब गलत है उसको छोड़ दीजिए। मतांतरण वगैरह करने की जरूरत नहीं, सब मत सही है, सब समान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है। दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? जिस तरह से आरएसएस के मोहन भागवत ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है या स्वयं मोदी को आईना दिखाया है, नसीहतें भी दे डाली है, जरा देर से ही सही, लेकिन एक एक मुद्दे पर जिस तरीके से आरएसएस मुखर हुआ। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो।
RNT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।